कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, एक बार आज फिर हम मिल रहे हैं। तो मैंने अपने बोर्ड में लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग। और आज हम एक दोबारा से जो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था, उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लिया होगा। फाइनेंशियल डिसीजंस का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर को नंबर 2 या ऐसा समझ लें, चलिए इसको मैं लेक्चर नंबर 2 बोलूंगा। तो मैंने एक लेक्चर 1 पहले ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में कराया था और आपने उसको देख भी लिया होगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमारी लाइफ के लिए, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम उन्हीं बातों के साथ आज एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको पहले थोड़ी सी रिवीजन कराना चाहता हूं। जो मैंने लास्ट लेक्चर 1 में कराया है, एक बार मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, समझें। मैंने अभी तक ये बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर है, लेकिन फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक चैप्टर का आना बहुत जरूरी है और उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आज वही चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की थी। एक तो था जी सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि फंड्स के सोर्सेज कितने होते हैं, हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फंड्स आर देयर। फंड्स के जो सोर्सेज हैं, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड। एक को हम कहते हैं डेट और दूसरे को हम कहते हैं इक्विटी। वन इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी। डेट को हम जनरली बोलते हैं बोरोवर्स फंड, बोरोवर्स फंड। डेट को हम कहते हैं बोरोवर्स फंड और इक्विटी को हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। ये बात मैंने पिछली क्लास में आप सबको बता दी थी, बोरोवर्स फंड एंड प्रोप्राइटर्स फंड। वैसे प्रोप्राइटर्स फंड को हम जनरली शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर आपको पिछली क्लास में ये बताना शुरू कर चुका था कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको अब ये चेक करना है कि आपकी डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशो वही है जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में आपने या फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में सुना होगा। डेट इक्विटी रेशो हम जनरली कहते हैं 2:1। लेकिन ये दोस्तों एक जमाने में सीखी थी आपने, अब ये केस टू केस डिपेंड करता है कि डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे और उनकी बातें हमने डिस्कस की थी, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। ऐसी कौन सी बातें हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन में अफेक्ट करती हैं, हम उनकी बातें करेंगे। उसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो मैंने एक बात आप सबको बताई थी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस, डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस हमने डिस्कस किए थे। डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस हमने डिस्कस किए थे। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि आप सभी को जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस में डिसीजन लेनी है, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जहां पर एमपीएस हाईएस्ट आए। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वेयर एमपीएस इज हाईएस्ट। ठीक है जी। तो कुछ फैक्टर्स थे, तो दूसरा फैक्टर था एमपीएस, और एमपीएस निकालने के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी
एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। फिर ईपीएस कैसे निकालते हैं, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला था आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और उसके बाद हमने सीखा था कि अगर हमें प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स निकालने हो, होल्डर्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स निकालना हो, तो मैंने लड़के की और लड़की की कहानी बताई थी। एक बच्चा कहता है बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलो मास्टर, बिल्कुल बेटा आगे चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पेज नंबर 189, ये बुक का 189 वाला पेज एक बार निकाल लें और इसके कंसेप्ट वाले पेज को अपने सामने रख लें। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं बता दूं कि मैंने अभी तक कितने कंसेप्ट्स आपको डिस्कस किए हैं जिससे कि हम आगे चल पाए। कंसेप्ट्स में दोस्तों मैंने चलिए, ये मैंने कंसेप्ट आपके सामने निकाल दिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको लेक्चर 1 में आपको 9 कंसेप्ट बताए थे, आपके पास बुक में भी कंसेप्ट है, मैंने स्क्रीन में आपके सामने रख दिए हैं। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट नंबर 2 पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बात मैंने आपको एक ही साथ लिखवा दी थी लास्ट क्लास में कि क्या पॉजिटिव्स होते हैं और क्या नेगेटिव्स होते हैं डेट के, प्रेफरेंशियल कैपिटल के और इक्विटी शेयर कैपिटल के। कंसेप्ट नंबर 5 ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। स्टेप कंसेप्ट नंबर 6 मैंने 3 स्टेप्स आपको डिक्टेट किए थे, लिखवाए थे, 3 स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं वाइल डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाया था, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई थी और फिर मैंने रिकमेंडेशन लिखी थी। याद है आपको सभी को? मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो आगे चलेंगे। मैं आपके सामने इस समय कंसेप्ट का पेज खोल चुका हूं। कंसेप्ट, उसके बाद मैंने फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस एंड ईपीएस बताया था और कुछ बातों को हमने लिखा था, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग डेट इक्विटी मिक्स, क्योंकि ये बातों को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने कंसेप्ट नंबर 9 में वो बातें लिखी थी। फिर मैं आ गया था, आज आना है मुझे, लेकिन आने से पहले मैं 10th 11th 12th 13th 14th कंसेप्ट कराने से पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि आज लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 में मैं ये सब कराने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी एक ईमानदारी से एक बात समझ लें कि अगर आपने घर में होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मैं पहले होमवर्क देखना चाहता हूं आप सभी का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क बताया था और होमवर्क करके आना जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब है आप खुद क्वेश्चन लिख लिख के नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो दिक्कत आने वाली है। आइए जी, मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 242, एक बार खोलेंगे पेज 242। लीजिए, इसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, the company's EBIT is at the rate of 12% on capital employed, वगैरह वगैरह हमने लास्ट क्लास में किया था। 25 लाख रुपए चाहिए थे, 3 ऑप्शंस थी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एंड उसके बाद हमने
मैंने कहा था ये आपके टीएस के दिसंबर में आ चुका है, फिर जून 2014 में आया था, पीसीएमबी की स्टडी में है। तो ये क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 1241 है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हूँ। सेकंड मैंने होमवर्क में दिया था। तो मेरा आज की क्लास में एजेंडा यही रहेगा कि मैं एक तो सेकंड क्वेश्चन कराऊं आपको, सेकंड के बाद फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराऊं, थर्ड के बाद मैं आपको फोर्थ कराऊं, फोर्थ के बाद फिफ्थ, जो भी होमवर्क दिया था एक बार डिस्कस करूं और फिर मैं आगे चलूं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ निकाल लें। मैं कुछ इस तरह से करने वाला हूं, पहले मैं फोर्थ करूंगा, फिर मैं फिफ्थ करूंगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो फोर्थ पहले करने वाला हूं जो दोस्तों, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, और फिर फिफ्थ के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, ये सेकंड है, और सेकंड के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा, ये थर्ड है। तो आइए जी, इन्हीं बातों के साथ हम थोड़ा सा आगे चलें और लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ना शुरू कर दें आप सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेज नंबर 245 अपनी बुक का, फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर है। हमें ये देखना है कि हम कहां से फंड्स को रेज करें और कहां से फंड्स रेज करने से ज्यादा बेटर रहेगा। कंपनी ए इज प्रेजेंटली हैविंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹500 ईच। एक कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ऑलरेडी 500 रुपए का एक शेयर है। तो दोस्तों 3 और 1 4 और 2 6, 50 लाख रुपए का उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। द कंपनी प्रपोजेस टू रेस, द कंपनी प्रपोजेस टू रेस एडिशनल ₹50 lakhs। इस कंपनी को 50 लाख और एडिशन में चाहिए, 50 लाख रुपए और एडिशन में चाहिए। पुराने 50 लाख तो हैं और 50 लाख चाहिए, तो टोटल पोटली आ जाएगी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। ठीक है जी। फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करना है, 50 लाख रुपए इनको जरूरत है। मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 1 मान रहा हूँ, इसका नाम लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर एक्सपेंशन पर्पस। इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, नीचे देखिए जी, आपको 4 चॉइस उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। पहली चॉइस है इक्विटी शेयर इशू कर दें, दूसरी चॉइस है इक्विटी शेयर इशू कर दें और टर्म लोन ले लें। तीसरी चॉइस है कि आप 13% का टर्म लोन 50 लाख ही ले लें, और फोर्थ चॉइस है कि आप इक्विटी शेयर्स इशू करें और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें। ठीक है जी। द एडिशनल इनपुट ऑफ कैपिटल वुड डबल, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, वुड डबल इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कह रहा है जी जो एग्जिस्टिंग है अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो डबल हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी जी, डबल द एग्जिस्टिंग EBIT। मान लेते हैं एग्जिस्टिंग EBIT 5 लाख रुपए है, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग EBIT 5 लाख रुपीस है, तो डबल हो जाएगी। तो मतलब 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर आप 50 लाख रुपए, अगर आप 5 लाख एग्जिस्टिंग मानते हैं तो डबल का मतलब डबल हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है जी एग्जिस्टिंग 6 लाख रुपए थी। ठीक है, तो नया कितना हो जाएगा, 6 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख रुपए
12 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। टैक्स का रेट है जी 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। वो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आप ईपीएस के ऊपर इम्पैक्ट बताइए, इम्पैक्ट ऑन ईपीएस, ठीक है, इन द फॉलोइंग 4 प्रपोजल्स। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आपने घर में क्वेश्चन किया होगा और इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम आगे चलेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप घर में कर चुके होंगे। तो आइए जी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हूं और मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 1 हम लिख रहे हैं कि पहले स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी बातें कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल और ऑल्टरनेटिव्स। प्रपोजल 1, प्रपोजल 1 जो है वो है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं टू इशू न्यू equity shares at the rate of 500, that is 10,000 equity shares into 500 is equal to 50 lakhs, is equal to 50 lakhs। यहाँ पे लिख दिया है जी प्रपोजल नंबर 2